नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उनकी वजह से शहर में शांति बरकरार रहती है। इन दिनों जब नई सरकार बनी है और नए कानून भी जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल जो सिविलियन के मन में आता है कि आखिर नए कानून में क्या कुछ जो है उस सिविलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो रहा है। आज आपने काफ़ी खुलकर चर्चा भी की इसमें। इनिशियल टाइम के आपके जो चैलेंजेस हैं नए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो किस तरह से हैं? 1 जुलाई 2024 से नया कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है और नया कानून जो है वो मुख्यतः पीड़ित सेंट्रिक जो बोला जाए वो वैसा कानून है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पीड़ित के लिए और आम जनता के लिए सुविधाजनक होंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता, दंड के स्थान के साथ साथ न्याय की ओर भी बढ़ती हुई संहिता है। और जैसे आप शुरुआत से ही देखें तो इसमें 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है कानूनी रूप से, जो प्रार्थी के लिए, पीड़ित के लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि वो कहीं भी किसी भी थाने में अपनी शिकायत करवा सकता है और थाना प्रभारी बाध्य है कि 0 में उसकी एफआईआर लेगा। इसी तरीके से ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से ये प्रावधान किया गया है कि 90 दिन में उसको अपराध की विवेचना की प्रगति की सूचना देना है प्रार्थी को। उसके साथ ही साथ प्रकरण में, महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में 60 दिन में चार्जशीट पुट अप करना है। कोर्ट में भी समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें चार्ज लगाने की और फाइनल ऑर्डर की, सभी चीज़ों की प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो कुल मिलाकर नया कानून जो है वो पीड़ित विक्टिम सेंट्रिक जो लॉ है, ये ऐसा लॉ है और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पिछले कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं पूरी रेंज में। और हमारे रेंज के 8 जिलों में एक हमारे लिए बड़ी चुनौती थी कि हम अपने सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इसके लिए तैयार कर पाएँ। तो पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू भी किया गया था, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने हमारे ऑफिसर्स को ट्रेंड किया। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने हर जिले में अपने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए और उन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट में जो फोर्स है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई गई और नए कानून के प्रावधानों के संबंध में जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो 100% इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को रेंज के सभी जिलों में दे दी गई है। और उसके साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल और जो बुकलेट और ऐसी चीज़ें जो आगे विवेचना में उसको सहायक हो सकती हैं, वो सब मटेरियल भी उनको डिजिटल फॉर्म में और हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराया गया है। जी। आपने सुना कि रेंज के आईजी जो डॉक्टर संजीव शुक्ला हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है नए कानून को लेकर उनकी तैयारी चल रही है और किस तरह से ये जन कल्याण की तरफ है, दंड संहिता से वो न्याय संहिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी वक्त जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमारी जानकारी में है कि आपने पीएचडी की है कॉमर्स में। इनिशियल टाइम पे जो साइबर अपराध है, कॉमर्स के इर्द-गिर्द ही होता है, रुपए पैसे से जुड़ा मामला होता है। आप तो इस पे लग रहा है कि विशेषज्ञ हो गए हैं उस विषय के। साइबर के साथ आपका जो रिसर्च है, जिस पे आप डॉक्टरेट भी हैं, वो कैसे आपको मदद कर रहा है? मेरी जो पीएचडी का टॉपिक था, वस्तुतः इसका साइबर से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। मेरी पीएचडी का जो टॉपिक था वो द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज लोन इन ट्राइबल इकोनॉमी, स्टडी ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा टाइटल था। और मेनली जो गांव में जो ट्राइबल इकोनॉमी में जो लोग लोन लेते हैं और फिर लोन को पेड नहीं कर पाते और जो डिफाल्टर हो जाते हैं, और उसका कारण क्या है और उससे कैसे दूर किया जा सकता है, इन बिंदुओं की पड़ताल करने की कोशिश पीएचडी में की गई थी। आपके रिसर्च के दौरान आपने बैंकिंग समझा, साथ में ये भी समझा कि बैंक के भीतर किस तरह की जो है संभावित गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से दो जो है लोग परेशानी में होते हैं। अब जब आप साइबर पे काम कर रहे हैं, आपने देखा कि बैंकिंग से जुड़ा ही एक तरह का जो ऑफेंस होता है वो दिखता है। तो क्या लग रहा है कि अभी भी लोगों को खासकर जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उस पे काम करने की ज़रूरत है? आप कम्युनिटी पुलिसिंग पे काम कर रहे हैं, पुलिस को भी अब साइबर जो क्राइम है बतौर चैलेंज महसूस होता है? नेचुरली वर्तमान पुलिस के लिए साइबर अपराध एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस अपराध की ग्लोबल तरीके का क्राइम है ये। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए अपराध व्यक्ति के साथ अपराध कर रहा है।
तो इन अपराधों की रोकथाम के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोग अवेयर हों कि किस तरीके से इन अपराधियों के चंगुल में नहीं फंसना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा प्लान करके फोकस करके एक साइबर मित्र और साइबर ई रक्षक के नाम से कोर्स डिजाइन किया है। और उस कोर्स के आधार पर हम सोसाइटी में सभी वर्ग को, खासकर स्कूल कॉलेज में बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इसकी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे स्लाइड, छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेज, छोटे छोटे सोशल मीडिया के मैसेज से कि डू डोंट्स उनको बता रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वही एक पात्र तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है जिससे साइबर क्राइम से लोगों को बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो क्राइम हो गए हैं उन क्राइम से निपटने के लिए हम अपने लोगों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा विशिष्ट तरीके का अपराध है और इन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन विशिष्ट तरीके से ही होता है। और इसके लिए अपनी फोर्स को तैयार करना, अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। और छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के द्वारा और रेंज स्तर पर भी, शासन के द्वारा भी, पुलिस एकेडमी में भी लगातार ये कोर्स चलाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे विवेचक, हमारी फोर्स इसके लिए तैयार हो चुकी है। आपको बताते चलें कि इसी वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, पुलिस ने काफी सारे कार्यशाला ऐसे किए हैं, वर्कशॉप ऐसे किए हैं जिसमें साइबर जो क्राइम है उससे निपटने के तरीके, फॉरेंसिक के तरीके और नए अपराध अन्वेषण को लेकर भी काफी काम किया हुआ है। एक जो सर्कमस्टेंसेस इन दिनों चल रहा है पूरे प्रदेश में, कहीं कहीं देखा कि भीड़ जो है वो काफी अनियंत्रित हो जाती है। हाल ही में कुछ टेरिटरी में कुछ जगहों पे ऐसी घटना हुई है, बलौदाबाजार उनमें से एक घटना है। प्रिवेंशन के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, खासकर बिलासपुर रेंज के आसपास? उसका जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति कभी निर्मित होती है तो उसकी तैयारी और उससे निपटने का स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है जो शासन ने समय समय पर उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सीआरपीसी में उसके बड़े स्पष्ट प्रावधान हैं। अब तो सीआरपीसी बदल गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इसके बड़े स्पेसिफिक प्रावधान हैं। तो उसके लिए अपने लोगों को तैयार करना, उनकी नियमित ट्रेनिंग कराना और उसके लिए सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, उन सूचनाओं का सही तरीके से पूर्वानुमान लग जाए और पूर्वानुमान के बाद ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से निपटने के लिए हम पर्याप्त पूर्व तैयारी कर लें, और ताकि द डे को जिस दिन कोई समस्या हो उस दिन हम उसको सही ढंग से डील कर पाए। तो उसके लिए ये नियमित प्रक्रिया है और नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम अपनी फोर्स को और अपने लोगों को और स्वयं भी इसके लिए नियमित रूप से अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और तैयार करते रहते हैं, और वही तैयारी हमारी अभी भी जारी है। जैसा कि आपने सुना कि तैयारी सतत चलने वाली जो है प्रक्रिया है और इसी क्रम में जो है पुलिस तैयारी कर रही है। हम आपको बताते चलें कि जब इस तरह की कोई हिंसा हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब सबसे ज़्यादा दरकार महसूस होती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, और इस पर भी जो है आप काफ़ी काम करते हैं। हमने देखा कि जहाँ भी आप रहे, आपने कम्युनिटी पुलिसिंग को हमेशा तरजीह दी है। ये बिलासपुर रेंज में किस तरह की योजना है इसको लेकर? कम्युनिटी पुलिसिंग, देखिए, एक बात बड़ी स्थापित है कि बिना समाज और जनता के सहयोग के जनता को 100% सुरक्षा दिया जाना संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि जनता को 100% सुरक्षा दे तो उसमें हमको जनता का पूर्णतः सहयोग लेना ही पड़ता है, और उसका सबसे जो अच्छा माध्यम है वो सामुदायिक पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग जो भी कहें वो है। और हम लोग इसको फोकस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग, अलग तरीके की कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग तरीके की कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है। ट्रैफिक के समाधान के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलग तरीके की ट्रैफिक पुलिसिंग की जरूरत है। तो हम लोग क्षेत्र विशेष में क्या समस्या है, उस समस्या का निदान किस तरीके से हो सकता है, ये समझकर कम्युनिटी पुलिसिंग के प्लान बना रहे हैं। जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग में साइबर के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, ई रक्षक के रूप में। यातायात, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग सड़क पर यातायात मित्र बनाए हैं। जैसे नेशनल हाईवे के किनारे और स्टेट हाईवे के किनारे वो इलाके, वो जगह, कस्बे जहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं,
उन कस्बों में जो रोड पे 24 घंटे लोग उपस्थित रहते हैं, जैसे पान दुकान वाला है, चाय दुकान वाला है, पंचर बनाने वाला है, इन सबको शामिल करके हमने यातायात मित्र बनाया है। यातायात की पाठशाला भी आप लगातार लगाते रहते हैं। यातायात की पाठशाला पुलिस की सभी जिलों में चल रही है। उसके लिए ट्रेन टीम है और उसका स्टडी मटेरियल है, उसका पीपीटी है, और वो टीम प्रतिदिन किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर अपनी ट्रेनिंग करती है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभिव्यक्ति एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम लागू किया गया है। जो अभिव्यक्ति ऐप भी है, बहुत ही अच्छा ऐप है, हर महिला को उसका उपयोग करना चाहिए। उसमें एक एसओएस का प्रावधान है कि यदि उस ऐप को महिलाएं डाउनलोड कर लें और कभी भी किसी परेशानी में फंसे तो उस एसओएस बटन को सिर्फ क्लिक कर देंगी तो हमारे कंट्रोल रूम में 112 से वो जुड़ा हुआ है, तत्काल उनकी लोकेशन पहुंच जाएगी और ये बात पहुंच जाएगी कि उनको क्या वहां मदद की जरूरत है, और विद इन नो टाइम पुलिस की टीम वहां पहुंच जाएगी। इस तरीके का उसमें प्रावधान है। तो उस चीज को भी महिलाओं को बताने के लिए, इसी तरीके से चलित थाने का कॉन्सेप्ट हमने सभी जिलों में लगाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य तौर पर पुलिस का गांव में जाना अपेक्षाकृत ऐसा लगा कि कम होता है। जब कभी कोई अपराध हो जाता है या कोई घटना होती है या कोई मेला और या कोई उत्सव होता है तो ही हम जाते हैं। पर अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर 15 दिन में थाना प्रभारी किसी एक गांव में जाए, वहां चलित थाना लगाए, उस गांव में बैठे, गांव वालों से बात करे, उस गांव की जो छोटी मोटी समस्या है, जो छोटे मोटे विवाद है, वहीं बैठकर उनका निराकरण करे। और इसके साथ ही उस गांव के आसपास की जो बेसिक पुलिसिंग होती है, जैसे लाइसेंस धारकों की चेकिंग करना है, हथियारों की चेकिंग करना है, गुंडे बदमाशों की चेकिंग करना है, निगरानी बदमाश की चेकिंग करना है, वो सब काम भी करे और दिन भर गांव वालों के साथ वहां बिताए और गांव में ग्रामीणों को शामिल करते हुए, अच्छे लोगों को शामिल करके एक ग्राम रक्षा समिति का भी गठन करें। तो ये हमने सभी जिलों में ये किया हुआ है कि हर थानेदार माह में 2 बार कम से कम 15 दिन में एक बार एक गांव में जाके पूरा दिन गांव वालों के साथ बिताएगा। तो वो चलित थाना भी एक चल रहा है। इसी तरीके से यूनिसेफ के साथ एक हमारा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है बच्चों के लिए, खासकर ऐसे बच्चे जो संरक्षक जिनके नहीं हैं या ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ उनको जरूरत है देख रेख की। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर वो भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं फोकस एरिया में, जो रेलवे स्टेशन है या स्लम एरिया है जहाँ के बच्चों को ऐसी जरूरत है। तो वो उसमें यूनिसेफ हमारा पार्टनर है और वो भी कार्यक्रम एक हम लोग चला रहे हैं। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, साइबर से संबंधित, यातायात दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अलग अलग फोकस क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। और इस समय वो कार्यक्रम सभी पुलिस अधीक्षक अलग अलग नाम से अपने अपने मोटिवेशन से और अपने अपने तरीके से चला रहे हैं, पर उद्देश्य सबका एक ही है कि आम जनता का अपने काम में पूरा सहयोग लेना, आम जनता और पुलिस के बीच में एक विश्वास को और मजबूत करना और इन सब के परिणाम स्वरूप अपराध को नियंत्रित करना। तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं और बच्चों के बारे में बातचीत चल रही थी और जाहिर सी बात है कि आपको ये बताना बहुत लाजमी हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ वो तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार होता है। इसी रेंज में जो है छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना भी हुई। हाल फिलहाल में देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों को, और जब न्याय संहिता आ रहे हैं उसमें भी एक बड़ा चैप्टर जो है महिलाओं और बच्चों के साथ ही शुरू हो रहा है। हमने कुछ जो वकीलों से भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा पहल है जब आप पूरे फोकस से महिलाओं और बच्चों की तरफ बातचीत करते हैं। ये देखा जा रहा है कि जब हम नंबर ऑफ केस ज्यादा दर्ज कर रहे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, 490 के भी मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, 498 के मामले भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित महसूस कराने में कहीं पुलिस जो है वो जरा क्या कुछ और एफर्ट लगाने की दरकार होगी। देखिए, ये न्याय संहिता की जहां तक आपने बात की, न्याय संहिता की शुरुआत ही महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों से धारा 64 से शुरू हुई है। पहला दंडिक प्रावधान जो है महिलाओं से संबंधित अपराध पे, उसको देखकर ही आपको यह आभास होगा कि पूरी न्याय संहिता की फोकस में महिला और बच्चों की सुरक्षा बहुत ऊपर है।
तो महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य शासन द्वारा भी बहुत सारी पहल की गई है। महिला थाने बनाए गए हैं, महिला प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, महिला सेल बनाई गई है। हर जगह महिलाओं को हर थाने में लगभग स्कूटी प्रदान की गई है पिंक गश्त के नाम रूप में, और अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। तो पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर इस पे काफी प्रयास लगातार जारी है। जहां तक बात अपराधों की है, अपराधों का जब भी कोई ऐसी सूचना आती है तो इन अपराधों के रोकथाम के लिए और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि जो भी अपराध की सूचना है उस पर अपराध जरूर दर्ज हो। अपराध की संख्या घट रही है या बढ़ रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी पीड़ित को रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। तो हम मुख्यालय का भी ये निर्देश है, शासन का भी ये निर्देश है कि महिला और बच्चों के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक आपराधिक सूचना पर अपराध जरूर दर्ज हो और उन पर वैधानिक कार्यवाही की जावे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरीके की जो कार्यवाही हो रही है, जब इन अपराधों में लोगों को दंड मिलना शुरू होगा तो ये अपराध अपने आप नीचे जाएंगे और इन अपराधों की संख्या में जैसे जैसे अपराधी दंडित होने लगेंगे, अपराध पंजीबद्ध होने लगेंगे, उनकी संख्या में आपको कमी भी नजर आएगी। नए कानून को लेकर जो लॉन्ग टर्म में परिणाम आने हैं वो कैलकुलेट कर लिए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी वक्त कुछ जो है जनता से जुड़ी सवालें हैं। नए कानून को लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। आज ही आपने चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह से सिविलियन में, आम लोगों में नए कानून को लेकर थोड़ा जो है भ्रामक जानकारी भी मौजूद है। किस तरह की भ्रामक जानकारी उनके दिमाग में है और उसको आप जो है वो क्लियर करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई भ्रामक स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। वस्तुतः कानून को जब तक हम खुद ना पढ़ें और खुद उसको जाने ना, सिर्फ सुनी सुनाई बात पे या कुछ सोशल मीडिया पे जो कुछ पोस्ट आ गई है उसके आधार पर यदि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हमारी जानकारी अधूरी और अस्पष्ट होगी। तो उसी को दूर करने के लिए ये निर्देश भी थे कि पब्लिक के बीच जाकर नए कानून के संबंध में बताया जाए और पब्लिक के जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों और उनकी जो भी उनकी बात है वो उनको स्पष्ट की जाए। ज्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि सिविलियन काफी ज्यादा जो है कानून को जानता नहीं उस तरह से, कोर्ट कचहरी से शायद ही उसका वास्ता होता होगा। किस तरह के सवाल जो इनिशियल टाइम पे पूछे जाते हैं? इनिशियल टाइम पे पीड़ित को, अपने जनता को इसी से मतलब है कि साहब मेरी रिपोर्ट कैसी लिखी जाएगी, मेरी रिपोर्ट को लिखने के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यदि मैं रिपोर्ट करता हूं तो उस पर जो कार्रवाई होगी उसकी क्या मुझे सूचना मिलेगी कि नहीं, ट्रायल कैसे होगा, इन अपने से जुड़े हुए विषय ही जनता जानना चाहती है। और वही उनको हम लोग जो वो जानना चाहते हैं उसको ही क्लियर कर रहे हैं कि यदि आपके साथ कोई अपराध हो जाए तो आप देश के किसी भी थाने में अपने अपराध की सूचना दे सकते हैं। 0 पे आपके अपराध को दर्ज करना थाना प्रभारी का कानूनी रूप से बाध्य है, थाना प्रभारी इसके लिए 0 में FIR लेने के लिए। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से EFIR भी करवा सकते हैं, ये लोगों को बता रहे हैं। इसी तरीके से आपके द्वारा दर्ज की गई FIR पे की गई कार्यवाही की सूचना देने के लिए भी थानेदार बाध्य है, ये उन्हें बता रहे हैं। इसी तरीके से जो न्यायालय में जो साक्ष्य होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना कथन दिया जा सकता है। तो मेनली जनता को के सवाल भी उनसे जुड़े हुए ही हैं। प्रक्रियात्मक चीजों में उनके सवाल कम हैं और उन्हीं सवालों का जवाब भी हम अपनी जागरूकता के कार्यक्रम में दे रहे हैं। हमने जब पब्लिक से इंटरेक्शन किया, हमने देखा नए कानून को लेकर वो कितने अवेयर हैं। एक सवाल उन्होंने बार बार पूछा हमसे कि क्या मेरी पुलिस जब मेरी अरेस्टिंग करेगा तो कितने समय के भीतर जो है सूचना दी जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को काफी ज्यादा राइट्स हो गए हैं और मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी उस पर मैं जो है फंसता चला जाऊंगा? ऐसा कतई नहीं है। आप नए कानून को यदि पूरा पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। पहले भी यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष, निकटतम न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना है। अभी भी कानून में वही प्रावधान है। ऐसी कोई नई चीज या ऐसी कोई चीज नहीं आई है जिसको जनता को या किसी को भी लेके उसमें चिंतित होने की जरूरत है। बल्कि इसमें जो भी एजेंसीज हैं, जो जुडिशियल सिस्टम की जो पाए होते हैं जिनको कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, जुडिशियरी है,
सबको और अधिक उत्तरदायी बनाया गया है इन कानूनों में। सबका उत्तरदायित्व और सबके कार्य बड़े स्पष्ट है और सबका उत्तरदायित्व भी बढ़ा है। तो आप थे डॉक्टर संजीव शुक्ला, जो कि रेंज के आईजी हैं, और बड़ी ही इत्मीनान से आपको सारी बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी नए कानून से संबंधित, आपके इर्द गिर्द जो पुलिस और प्रशासन के भी जो तालमेल है उससे संबंधित आपको काफी उपयोगी लगी होगी। ऐसे कार्यक्रमों के लिए आप आगे भी हमारे चैनल को देखते रहें। छत्तीसगढ़ तक के लिए मनीष शरण, बिलासपुर।